तात्सुया का जन्म योत्सुबा परिवार में हुआ था, जो कि जापान का एक काफी अमीर परिवार था। लेकिन तात्सुया के पास जन्म से ही कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं थी, जो कि उसके परिवार के लिए काफी ज्यादा शर्म की बात थी। इसी वजह से उसकी खुद की मॉम ने उसे काफी ज्यादा दर्द दिया और उसके साथ काफी सारी सर्जरीज करी ताकि आर्टिफिशियली उसके अंदर थोड़ा मैजिक डाला जाए। लेकिन सारी सर्जरीज फेल हो गई और इतना दर्द सहने के बाद तात्सुया ने अपने सारे के सारे इमोशंस खो दिए और अब उसे गुस्सा, नफरत, प्यार कुछ भी महसूस नहीं होता। वो बिल्कुल पत्थर की तरह बन चुका है। लेकिन उसके कुछ समय बाद वो एक काफी ज्यादा पावरफुल मैजिक को डिस्कवर कर लेता है, जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड को तबाह करने जितनी ताकत थी और साथ ही साथ वो मरे हुए लोगों को जिंदा भी कर सकता था। लेकिन ये सारी पावर्स उसने अपनी फैमिली से छुपा के रखी और उसकी फैमिली उसे बिल्कुल नकारा समझती थी। इसी वजह से उसे उसकी बहन का बॉडीगार्ड बना दिया। आगे क्या होने वाला हर चीज देखेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना यार, काफी ज्यादा खुशी मिलती है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि तात्सुया की बहन और उसकी मॉम सभी अमीर लोगों की तरह बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे होते हैं, लेकिन जो तात्सुया होता है वो सभी नॉर्मल लोगों के बीच इकोनॉमी क्लास में होता है। उसके बाद हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तात्सुया उनके सारे बैगेजेस को कैरी कर रहा था। तभी उसकी बहन पीछे मुड़ के देखती है और उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम इससे फालतू परेशान होने की जरूरत नहीं है और वैसे भी तुम्हारा गार्ड है और भले ही खून के रिश्ते से तुम्हारा भाई लगता हो, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक नौकर है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं और तुम इसकी मालकिन हो। तभी मियुकी वापस से पीछे मुड़ती है और तात्सुया से कहती है कि मुझे घूरना बंद करो। तात्सुया तभी वहाँ पे रुक जाता है और सर झुका के उससे माफी मांगता है। उसके बाद वो अपने घर आता है, जहाँ पे अनुमी उनका स्वागत करती है, जो कि घर की मेड है और मियुकी अपने भाई तात्सुया से अपने सारे सामान को उठवाती है। फिर जब मियुकी अपनी मॉम से बाहर जाने की परमिशन मांगती है तो उसे तात्सुया के साथ जाने के लिए कहती है और मियुकी जहाँ पे भी जाती थी तात्सुया उससे कुछ कदमों की दूरी पे रहता था, क्योंकि मियुकी हमेशा तात्सुया को एक नौकर की नजरों से देखती थी। और जब मियुकी कुछ लोगों से टकराने वाली होती है तभी तात्सुया उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो लोग फिर भी जानबूझ के उसे टक्कर मारते हैं। और जब वो 3 रिटायर्ड ऑफिसर उनकी तरफ गंभीरता से आगे बढ़ते हैं तो तात्सुया मियुकी हेल्प करने के लिए आगे आता है और प्यार से उन ऑफिसर से वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन उनकी तरफ देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो लोग पीछे हटने वाले थे। तभी उनमें से एक तात्सुया को पंच मारता है, लेकिन तात्सुया उसे रोक लेता है। मियुकी को ऐसा लगता है कि उसने जादू का इस्तेमाल किया और तात्सुया उन लोगों को एक वार्निंग देता है। लेकिन जैसे ही वो लोग उसके ऊपर वापस से हमला करते हैं तभी तात्सुया उसके जोर से पंच मारता है और मियुकी को लेके वहाँ से भाग जाता है। तभी मियुकी सोचती है कि तात्सुया के पास ये वाली स्किल कहाँ से आई और वो लोग विला में वापस आ जाते हैं। फिर मियुकी सारी बात इनामी से बताती है। ये बात सुन के इनामी तात्सुया की तारीफ करती है, लेकिन तात्सुया की ड्यूटी खत्म हो चुकी थी, इसी वजह से वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में बताया जाता है कि मिया की तबीयत सही नहीं है और मियुकी उनके लीडर की पार्टी में जा रही है और वो थोड़ा सा परेशान भी दिख रहे थे। इसी वजह से हिनामी उसे चेयर अप करती है, जिससे उसकी इमेज के ऊपर फर्क ना पड़े। और हिनामी को तात्सुया के लिए बुरा लगता है क्योंकि उसके पास मैजिकल पावर्स ना होने की वजह से उसे एक बॉडीगार्ड बन के रहना पड़ता है। उसके बाद तात्सुया और मियुकी पार्टी के अंदर एंटर करते हैं, जहाँ पे मियुकी मित्सुगु नाम के एक लड़के को कांग्रेचुलेशंस बोलती है, जो कि उसे उसके कजन से मिलाता है और बॉडीगार्ड होने के कारण तात्सुया अपनी पोजीशन ले लेता है। फिर मियुकी की कजन तात्सुया से मिलने आती है तो मियुकी उसके चेहरे पे एक स्माइल नोटिस करती है, जिसे देख के वो थोड़ा जेलस भी फील करते हैं। तभी मित्सुगु तात्सुया को उन बच्चों की शरारत से बचाने आता है, लेकिन असलियत में वो अपने बच्चों को तात्सुया से दूर रखना चाहता था, जिसे मियुकी नोटिस कर लेती है। वो सभी तात्सुया को एक प्रोटेक्ट करने वाला खिलौना समझ रहे थे। मियुकी कहती है कि तात्सुया ने ना ही मुझे कभी एक बहन की तरह ट्रीट किया है और ना ही कभी मेरी फिक्र की है, वो बस अपनी ड्यूटी पूरी करता है। तात्सुया सिचुएशन को संभालने के लिए कहता है कि मेरा राउंड लगाने का समय हो चुका है। अगले दिन फैमिली मेंबर्स एक यॉट पे टाइम स्पेंड करने का फैसला करते हैं। जब कोई उन्हें स्विमिंग करने का सुझाव देता है तो उसकी मॉम कहती है कि मुझे पैसों में तैरने की आदत है, पानी में नहीं। फिर सभी लोग फोटोज क्लिक करने लगते हैं और जाहिर सी बात है कि तात्सुया अपनी मॉम की परमिशन के बिना उन लोगों का साथ नहीं दे सकता था। उसके बाद वो राजी हो जाती है और मियुकी के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। और जब वो लोग फोटो ले रहे थे तभी उनकी यॉट पे एक सबमरीन टकरा जाती है। मियुकी और होनामी अपने कार्ड्स को निकालते हैं, जो कि उनका जादू करने में उनकी मदद करता है। मियुकी देखती है कि तात्सुया के हाथ बिल्कुल खाली है और उसे देख के वो उसे यूजलेस समझती है। और अचानक उनकी नजर 2 टॉर्पेडो की परछाई पे पड़ती है और उसे देख के वो काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उनमें से किसी का भी जादू उसका मुकाबला करने के लायक नहीं था। तभी तात्सुया अपना हाथ उनकी तरफ करता है और एक स्पेल बोल के उन्हें डिसमेंटल कर देता है। मियुकी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा कैसे किया। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि तात्सुया ने एकदम एडवांस मैजिक का इस्तेमाल कुछ ही सेकंड्स में कर दिया था। वो सोच में पड़ जाती है कि मेरा भाई सच में इतना शक्तिशाली है। उस शाम विला में कजामा आता है, जो कि पास के मिलिट्री का कैप्टन है, और जब सभी लोग उसे बाहर विदा करने आते हैं तो उन्हें बाहर एक ऑफिसर मिलता है, जिस ऑफिसर ने तात्सुया के ऊपर हमला किया था। जब कजामा को ये बात पता लगती है तो वो उस ऑफिसर से माफी मांगने के लिए कहता है। तात्सुया मियुकी के कहने पे उस ऑफिसर को माफ भी कर देता है। जाते वक्त कजामा तात्सुया को यूनिट बेस के अंदर इनवाइट करता है। अगले दिन तात्सुया की मॉम एक वॉर्म स्पेशल पार्टी ऑर्गेनाइज करती है और उसे यूनिट बेस जाने का ऑर्डर देती है। तब मियुकी भी कहती है कि मैं अभी इसके साथ जाऊंगी ताकि मैं अपने बॉडीगार्ड के स्किल्स को अच्छे से समझ सकूं। उनकी मॉम इस बात के लिए राजी तो हो जाती है, लेकिन वो उन दोनों से कहती है कि बाहर तुम लोगों को भाई बहनों जैसा बिहेव करना पड़ेगा। और वो तात्सुया से कहती है कि तुम मियुकी का नाम लेके उसे बुलाओगे। जब वो लोग बेस पे जाते
हैं तो वहाँ पे सनाडा नाम का एक आदमी उनका वेलकम करता है। फिर वो उन्हें ट्रेनिंग जोन की तरफ लेके जाता है, जहाँ पे सभी के सभी लोग कजामा की निगरानी में बेसिक मैजिक कर रहे होते हैं। जब कजामा तात्सुया को देखता है तो वो उसे इनवाइट करता है। तात्सुया का पहला ओपोनेंट एक नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन है और जैसे मैच स्टार्ट होता है वो बॉक्सर उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन तात्सुया बड़ी आसानी से सभी को डॉज कर देता है और उसके एक पंच मारता है और वो बॉक्सर एक ही पंच में नीचे बैठ जाता है। उसके बाद वो एक ब्लैक बेल्ट से लड़ता है, लेकिन तात्सुया के स्किल्स को देख के सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। आखिर में तात्सुया अपने ओपोनेंट को फ्लोर पे पटक देता है और एक छोटे से बच्चे को अपने सोल्जर्स को हराता देख कजामा को थोड़ी शर्म महसूस हो रही थी, इसलिए वो उसे एक आखिरी बार चैलेंज करता है और तब वहाँ जोसेफ आता है जिसे तात्सुया ने सबसे पहले पीटा था और वो तात्सुया से उसे लड़ने का एक और मौका मांगता है, जिसपे तात्सुया तैयार हो जाता है। लेकिन मियुकी को थोड़ी सी चिंता हो रही थी और इस मैच के अंदर सोल्जर्स को जीतने के लिए मैजिक का यूज करना ही होगा। मियुकी को इस बात पे ऑब्जेक्शन होता है, लेकिन तात्सुया कहता है कि जादू करना तो एक जादूगर का अधिकार है। तात्सुया अपनी एबिलिटी और मैजिक स्किल से जोसेफ को उसी वक्त नीचे गिरा देता है और अब वो काफी शर्मिंदा होते हैं कि वो एक 13 साल के बच्चे से हार गए। लेकिन उन्हें ये बात काफी ज्यादा पसंद आती है कि तात्सुया ने ग्राम डेमोलेशन स्पेल का यूज किया, जो कि एस रैंक का स्पेल है। उसके बाद कजामा दो लोगों को तात्सुया ने जो स्पेल यूज किया था उसे सिखाने के लिए बोलता है और सनाडा कहता है कि वो हमारे कार्ड भी देख सकता है जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिसमें तात्सुया काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। कुछ दिन बाद मियुकी नोटिस करती है कि तात्सुया रात दिन अपने कार्ड पे ही काम कर रहा है, वो भी अपनी हेल्थ की परवाह किए बिना। उसके बाद एक अलार्म बजता है जो कि नेशनल डिफेंस फोर्स की तरफ से था और ये अनाउंसमेंट की जाती है कि एक पेट्रोल बोट के ऊपर एक अनजान सबमरीन ने हमला कर दिया है, जिससे उसके अंदर आग लग चुकी है और हम आप सभी लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग अपने घर के अंदर ही रहे। तभी वहाँ तात्सुया आता है, वो बताता है कि कजामा ने उन्हें बेस के अंदर एक शेल्टर ऑफर किया है और फिर फोन भी बजने लगता है। नामी मिया को बताती है कि उसके सिस्टर का कॉल आया है। उसकी बहन माया उसे सलाह देती है कि वो बेस पे चली जाए। मिया तात्सुया से कहती है कि वो कजामा से ट्रांसपोर्टेशन की बात करे। बेस पे पहुंचने के बाद जोसेफ उस पूरी फैमिली को एक रूम के अंदर लेके जाता है और जब तक शेल्टर को रहने लायक नहीं बनाया जाता उन लोगों को वहीं पे रहना पड़ेगा। उसके बाद उन्हें कुछ गोलियों की आवाज आने लगती है तो तात्सुया अपने मैजिक स्पेल का यूज करके वहाँ पे छानबीन करना शुरू कर देता है, लेकिन वहाँ से पता लगता है कि वो पूरा का पूरा एरिया शील्डेड है और इसी वजह से वो बाहर हो रही चीजों को नहीं देख सकता। मिया तात्सुया को बाहर भेजती है ताकि वो बाहर की खबर ले सके, लेकिन तात्सुया को डर था कि अगर वो बाहर जाएगा तो उसे कुछ हो ना जाए, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो फिर मियुकी की रक्षा कौन करेगा। इस बात पे उसकी मॉम उसके ऊपर जोर से चिल्लाती है क्योंकि उसने उसकी बहन का नाम लेके उसे बुलाया था। इस वजह से तात्सुया को उनके सामने झुक के उनसे माफी मांगनी पड़ती है और वो ये भी कहती है कि तुम्हें हमारे मामलों में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ वही करोगे जो तुम्हें ऑर्डर किया जाए। जिसके बाद मजबूरन तात्सुया को बाहर आना पड़ता है, जहाँ पे वो देखता है कि वहाँ पे बेस के लोग दुश्मनों से लड़ रहे हैं और उनके साथ कुछ घुसपैठिए भी है। फिर एक किंजो नाम का सोल्जर अपने 3 साथियों के साथ अंदर आता है और वो सभी नागरिकों से वादा करता है कि वो उन सभी लोगों को एक सुरक्षित जगह पे पहुंचा देगा। होनामी कहती है कि अभी हमारा एक साथी बाहर है। उसकी मॉम कहती है तब तक आप लोग बाकी फैमिलीज को ले जा सकते हैं। ये बात सुन के होनामी को लगता है कि तात्सुया की मॉम ने पहली बार उसके लिए थोड़ी सी चिंता जाहिर की है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसकी मॉम कहती है कि मुझे तात्सुया की चिंता नहीं है, पर मुझे लगता है कि हमें इन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। और वो बिल्कुल सही भी थी, क्योंकि जैसे जोसेफ वहाँ पे आता है वो लोग उसके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, मतलब वो लोग बहरूपिये थे। फिर होनामी मिया और मिजुकी को बचाने के लिए एक स्पेल कास्ट करती है, लेकिन वो घुसपैठिए भी अपने मैजिक से उनके शील्ड को नाकामयाब कर देते हैं। उसके बाद जोसेफ और किंजो के बीच में बहस शुरू हो जाती है। मियुकी के ऊपर सरप्राइजिंग मैजिक का काफी ज्यादा असर हो रहा था। तभी वो खड़ी होती है और एक पर्सन के ऊपर एक स्पेल करती है जिससे वो जम जाता है। ये चीज देख के किंजो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनके ऊपर अंधाधुंध फायर कर देता है और वो सारी गोलियां उनके जाके लग भी जाती है। तभी वहाँ पे तात्सुया आ जाता है और जिस कार्ड के ऊपर वो इतने समय से काम कर रहा था उसके इस्तेमाल से उन सभी दुश्मनों को हरा देता है। और जब वो मियुकी की हालत को देखता है तो उसे काफी ज्यादा चिंता होती है। वो उसके ऊपर हाथ रख के उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई भी रिप्लाई नहीं दे रही थी क्योंकि वो मर चुकी थी। तभी तात्सुया जोर से चिल्लाता है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा और एक यूनिक मैजिक स्पेल बोलता है। बेहोशी की हालत में मियुकी खुद को एक शांत और ठंडी जगह पे पाती है जहाँ उसे तात्सुया के पुकारने की आवाज भी आ रही थी। उसे लगता है कि शायद से उसके मरने से तात्सुया काफी परेशान है। ये देख के उसे काफी रिग्रेट भी हो रहा होता है क्योंकि बचपन से उसने तात्सुया के साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं किया। वो उससे माफी तो मांगना चाहती थी, लेकिन अब उन सब चीजों के लिए काफी देर हो चुकी है। तभी आसमान में से एक अजीब सी रिंग दिखाई देने लगती है जो कि तात्सुया का मैजिक था और उस मैजिक से मियुकी के शरीर के जो डैमेज पार्ट्स होते हैं वो सही होने लग जाते हैं और जैसे मियुकी जिंदा होती है वो अपने भाई को गले लगा लेती है। उसके बाद तात्सुया अपनी मरी हुई मॉम को देखता है और वो अपने मैजिक से उन्हें भी हील करने लग जाता है। मियुकी ये चीज देख के काफी ज्यादा हैरान होती है कि तात्सुया के मैजिक से ना ही सिर्फ उनके शरीर के घाव हील हो रहे हैं, यहाँ तक कि उनके कपड़े भी हील हो रहे हैं। फिर तात्सुया होनामी के पास जाता है और उसे भी हील करने लग जाता है। होनामी कहती है कि मुझे तो गोली लगी थी। मियुकी कहती है इसके लिए तुम्हें तात्सुया को थैंक्स करना चाहिए क्योंकि ये सब उसी ने किया है। उसके बाद हम देखते हैं उसकी मॉम को, जिसे तात्सुया ने हील तो कर दिया था लेकिन वो अभी तक बेहोश थी, इसी वजह से वो डॉक्टर की मदद ले रहे होते हैं। कजामा तात्सुया से हमले के लिए माफी मांगता है, लेकिन तात्सुया उसके पीछे का रीजन जानना चाहता था। कजामा बताता है कि उनका टारगेट दूसरी फैमिली थी
लेकिन दुश्मनों ने किसी को भी नहीं बख्शा। कसामा